एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिजीज़ बाय प्रोटोजोन्स। सबसे पहले हमें पढ़ना है अमीबियासिस के बारे में, जिसको हम अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। ये होता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका नाम के पैथोजन से, जो कि एक प्रोटोजोन है। किस तरह से फैलता है? तो ये फैलता है कंटामिनेटेड फूड और वाटर से, और इसका जो मैकेनिकल कैरियर है वो है हाउस फ्लाई। डिफरेंस है मैकेनिकल कैरियर और वेक्टर के अंदर कि मैकेनिकल कैरियर जो है वो जो पैथोजन होता है उसको एज सच जैसे का जैसा वैसे का वैसा बस उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का काम करता है। और वेक्टर क्या करता है कि उसके अंदर थोड़े से चेंजेस करता है। मतलब जो पैथोजन है उसकी लाइफ साइकिल का एक पार्ट वेक्टर के अंदर जाता है। ठीक है, मतलब वेक्टर ज़रूरी है, मैकेनिकल कैरियर में ऐसा ज़रूरी नहीं। ठीक है, तो हाउस फ्लाई क्या करती है? एंटामीबा हिस्टोलाइटिका एक जगह है, उसको दूसरी जगह सिर्फ ले जाने का काम करती है। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका ये बड़ा नाम है, तो आप इसके याद रख सकते हो कि ये जो ये डिजीज़ जो होता है वो इफेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन को। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर? कॉन्स्टिपेशन होता है, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल के अंदर एक्सेस म्यूकस आता है और ब्लड क्लॉट्स देखने को मिलती है। जनरल क्वेश्चन आता है वो इससे आता है कि क्या होता है। ठीक है, दूसरा जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें मलेरिया के बारे में। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम जो कि प्रोटोजोन है। जनरली आपको क्वेश्चन पूछता है कि जो मलेरिया है वो मच्छर से होता है, तो नहीं, मच्छर से होता नहीं है, वो मच्छर से फैलता है। ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज़ ऑफ प्लाज्मोडियम है जिससे हमें मलेरिया हो सकता है। कौन कौन से ये स्पीसीज़ है? तो हमें यहाँ पे 3 लिख के दी है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। इसमें से प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम जो है उससे मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, ये सबसे सीरियस टाइप का है और इससे फेटल भी है, मतलब इससे डेथ भी हो सकती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ये कि ये इसको ज़िंदा रहने के लिए 2 होस्ट चाहिए। पहला होस्ट एक ह्यूमन है, दूसरा होस्ट इसको एक फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो चाहिए। फीमेल मस्कीटो ही क्यों करती है? क्योंकि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि उसको बच्चे पैदा करने हैं तो उसके लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो इसीलिए फीमेल ही है जो कि ब्लड सक करने का काम करते हैं। मेल जो है वो फूलों के रस से काम चलाते हैं। डायजेनेटिक लाइफ साइकिल है, मतलब इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए, ह्यूमन और फीमेल एनोफिलिस होस्ट। ह्यूमन जो है सिर्फ और सिर्फ होस्ट की तरह काम करता है, लेकिन जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है वो होस्ट के साथ साथ वेक्टर की तरह भी काम करता है। ठीक है, ह्यूमन को हम सेकेंडरी होस्ट बोलते हैं जिसके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मॉस्किटो को हम प्राइमरी होस्ट बोलते हैं जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसका इनफेक्टिव स्टेज है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजोइट, और इनफेक्टिव स्टेज फॉर मॉस्किटो होता है, सॉरी इनफेक्टिव बोल रहा हूँ, इन्फेक्टिव स्टेज फॉर मेल है स्पोरोजोइट, इन्फेक्टिव स्टेज फॉर मॉस्किटो है गैमेटोसाइट। ये पूरा हमें इस लाइफ साइकिल से समझ में आ जाएगा। कैसे? कि जब भी एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो हमारे ह्यूमन को बाइट करती है तब वो क्या करती है? तब वो स्पोरोजोइट्स ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करवाती है। स्पोरोजोइट्स एंटर करते हैं, हमने पहले भी यहाँ पे डिस्कस किया कि इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन्स है स्पोरोजोइट, तो स्पोरोजोइट ह्यूमन बॉडी के अंदर आ गए। अब ये जो स्पोरोजोइट है वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू लीवर तक पहुँचे। अब क्या होगा कि ये जो पैरासाइट है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और लिवर सेल के अंदर, और वहाँ से बाहर निकल के ये ब्लड के अंदर चला जाएगा। ब्लड के अंदर भी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और फिर ब्लड को तोड़ के बाहर आएगा। ठीक है, तो ये आरबीसी को तोड़ के बाहर आता है। जब ये आरबीसी को तोड़ के बाहर आता है तब एक चीज़ रिलीज होती है जिसको हम बोलते हैं हीमोजोइन। ये हीमोजोइन से ही क्या होता है? हीमोजोइन से हमें चिल्स और फीवर आता है एवरी 3 to 4 days। ठीक है, अभी ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आरबीसी के अंदर हुआ है इससे हमें 2 गैमेट्स देखने को मिलते हैं, एक होता है मेल गैमेट, एक होता है फीमेल गैमेट। अब कोई एक अलग फीमेल मॉस्किटो मच्छर आता है, जब वो ह्यूमन का ब्लड को सक करता है तो उसके बॉडी के अंदर ब्लड मिल के साथ मेल और फीमेल दोनों गैमेटोसाइट चले जाते हैं। मतलब जो मॉस्किटो के अंदर गया वो कौन गया? मेल या फिर फीमेल गैमेटोसाइट्स गए। अब ये गैमेट का क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? मॉस्किटो के मिडगट के अंदर होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद फर्दर डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट से स्पोरोजोइड बनेंगे। ये स्पोरोजोइड ट्रांसफ़र होकर उसके सलाइवरी ग्लैंड के पास आ जाएंगे। अब ये जो मॉस्किटो है जब वो वापस से बाइट करेगा तो किसको ट्रांसफ़र करेगा? स्पोरोजोइड को ट्रांसफ़र करेगा, और ये साइकिल चलती रहेगी। वापस से ये साइकिल को चला के देख लेते हैं। स्पोरोजोइड्स आए, स्पोरोजोइड्स ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू लीवर तक पहुँचे,
लिवर के सेल्स में से बर्स्ट होकर ये वापस से ब्लड सर्कुलेशन में है, वहाँ उन्होंने आरबीसी के अंदर एंटर किया। लिवर के अंदर भी इन्होंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया था और आरबीसी के अंदर भी इन्होंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया है। जब ये आरबीसी को बर्स्ट करके बाहर आते हैं तो उनमें से हीमोजोइन रिलीज़ होता है, और ये जो हीमोजोइन है इससे हर 3 या 4 दिन में आपको बुखार आता है। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आरबीसी के अंदर हुआ उससे बनते हैं मेल और फीमेल गैमेटोसाइट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं होता। मेल और फीमेल गैमेटोसाइट बनने तो सही, लेकिन इनका फर्टिलाइजेशन नहीं होता। फर्टिलाइजेशन किधर होता है? तो जब कोई और फीमेल मॉस्किटो मच्छर आता है और ह्यूमन को, ऐसे इन्फेक्टेड ह्यूमन को जब वो बाइट करता है तो मेल और फीमेल गैमेटोसाइट उसके ब्लड मिल्क के साथ आ जाता है। ये उसके मिडगट में जाते हैं और मिडगट के अंदर ही यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन से बनते हैं स्पोरोजोइट, और वो स्पोरोजोइट सलाइवरी ग्लैंड में आ जाते हैं इस एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर, और फिर ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, यही हमने यहाँ पे लिखा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है ह्यूमन के अंदर बट कंप्लीट होता है फीमेल एनोफिलिस के अंदर। गैमेटोसाइट क्यों ह्यूमन बॉडी के अंदर आगे डेवलप नहीं हो पाते? क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है। मस्कीटो क्योंकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ये अच्छे से टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं प्लाज्मोडियम को फर्दर डेवलपमेंट के लिए। अभी ये सारे जो डिजीज़ हमने देखे, इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे बेसिक बातें हैं ये कि पर्सनल हाइजीन रखना है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और फूड, वेजिटेबल और फ्रूट्स खाना है। और इसमें एक एडिशनल बात बताना चाहूँगा कि जब भी आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएँ, ठीक है, तो अब कुछ लोग 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 5000 का खाना खाते हैं, लेकिन वो प्रीफर करते हैं कि नॉर्मल वाटर पिए। तो देखो, अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, हमें नहीं पता कि हाइजीन उस जगह पे कितना अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है, तो आपको हमेशा ही बॉटल वाटर को पीना इंसिस्ट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फूड तो वैसे भी चलो कुक होके आ रहा है, तो चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। जीरो तो नहीं हो जाते लेकिन कम हो जाते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल वाटर है जो कि खुला है, हमें नहीं पता उसका सोर्स क्या है, तो आपकी बीमारियों के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो जब भी आप बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए या कहीं पर भी जाए, हमेशा ही आपको बॉटल वाटर ही इंसिस्ट करना है। पब्लिक हाइजीन मतलब आपको वेस्ट और एक्सक्रीटर का अच्छे से डिस्पोजल करना है। जो भी ऐसी जगह है जहाँ पे वाटर का रिजर्वेशन होता है, जैसे कि आपके घर पे कुछ हो गया या फिर आपके आसपास की कोई जगह है, तो वहाँ पे डिसइंफेक्शन करना चाहिए और पीरियोडिक क्लीनिंग भी करवानी चाहिए। दिस मेजर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट वेयर पैथोजन ट्रांसमिटेड बाय फूड एंड वाटर। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो फैल सकती हैं, जैसे कि है टाइफाइड, अमीबियासिस, एस्केरियासिस। एयरबोर्न डिजीजेज यानी कि हवा से फैलने वाली बीमारियां, जैसे कि हो गई न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड। ऐसे जिस भी इंसान को ये बीमारियां हैं उनसे हमें क्लोज कांटेक्ट नहीं मेंटेन करना चाहिए, और उनकी कोई भी चीज़ है वो यूज़ करने से हमें अपने आप को रोकना चाहिए। वेक्टर-बोर्न डिजीजेस जैसे कि मलेरिया हो गया या फिलारियासिस हो गया, इनको कंट्रोल करने के लिए इनके जो वेक्टर हैं उनकी जो ब्रीडिंग प्लेस है उसको कंट्रोल करना चाहिए। ये कर सकते हैं हम कि पानी को स्टैग्नेंट होने से रोकें, और अगर स्टैग्नेंट है तो उसका जल्दी से जल्दी क्लीन अप करवाएं, स्पेशली अराउंड द रेजिडेंशियल एरिया। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स, घर पे अगर आपके कूलर है तो उसकी रेगुलर क्लीनिंग करवानी चाहिए। मॉस्किटो नेट्स जो है वो यूज़ करने चाहिए, और घर के जो दरवाजे हैं और खिड़कियाँ हैं उनमें आपको नेट्स डलवाने चाहिए, वायर मैशेस डलवाने चाहिए। इंट्रोड्यूसिंग फिश लाइक गैम्बूशिया इन पॉन्ड्स, एनिमल किंगडम, और इस चैप्टर को मिक्स करके आपको क्वेश्चन आता है कि ये गैम्बूशिया किस टाइप की मच्छी है, तो ये एक बोनी फिश है। ठीक है, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इन डिचेस, ड्रेनेजेस एरिया एंड स्वम्प, बस आपको इंसेक्टिसाइड्स डालना है। This measure particularly important in light of the recent widespread incidences of vector-borne diseases, dengue, chikungunya in many parts of the India. ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ही है ये तो। वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हेल्पफुल इन कम्प्लीटली इरेडिकेट अ डेडली डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स। आज के देश में हमें, आज के डेट में हमें और हमारे देश में भी किसी को स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। हमने पूरी तरीके से इस बीमारी को इरेडिकेट कर दिया है, फिर भी हम आज भी एक फेस्टिवल बनाते हैं, या हमने एक माता बना दी है शीतला माँ। ठीक है, लोगों ने क्या किया, लोगों ने इसका इलाज ढूंढा, हमने इसको भगवान से जोड़ लिया, लिंक कर दिया। ठीक है, तो अगर आप सही क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो आप हमेशा एक नया गॉड क्रिएट कर दोगे। ठीक है,
तो सही क्वेश्चन करोगे सही आंसर मिलेगा। सही आंसर क्या मिला, हमने इतना सही आंसर मिला कि हमने पूरा गायब ही कर दिया बीमारी को। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपको कि कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके लिए हमने वैक्सीन ईजाद कर ली। पोलियो, डिप्थेरिया, न्यूमोनिया और टेटनस के लिए हमने वैक्सीनेशन निकाल दी। ठीक है, ये तो चलो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, डिप्थेरिया, पोलियो, टेटस, लेकिन न्यूमोनिया भी है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अच्छा न्यूमोनिया के लिए भी क्या वैक्सीन है। ठीक है, एनसीईआरटी में ये लाइन लिख के दी है और इससे क्वेश्चंस भी आता है। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से अब क्या हो गया है कि नई नई दवाइयाँ, एंटीबायोटिक ड्रग्स डिस्कवर हो गए जिससे इन्फेक्शन को ट्रीट करना काफ़ी आसान हो चुका है। तो इतना हमने आज के क्लास में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी के बारे में।